जय श्री श्याम साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेज में। जी हाँ साथियों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि श्री श्याम क्लासेज जो ऑफलाइन चल रही है उसको आपके सामने ऑनलाइन लेकर आएंगे। जो ऑफलाइन में हमारे यहाँ टेस्ट होते हैं हर संडे को, वो टेस्ट आपके सामने शाम को प्रोवाइड किए जाएंगे एज ए PDF के तौर पे, क्लास के तौर पे, और आपको जवाब भी देना है। ये टेस्ट आज सुबह हमारे छात्रों का हुआ है और इसमें हाईएस्ट 9 कितने आए, 37 नंबर हाईएस्ट आए हैं छात्र के। तो आप अगर यहाँ पे 37 से ज़्यादा सवाल सही करते हो तो आप हमें कमेंट कीजिएगा कि सर हमारे 37 से इतने नंबर आए। और जो भी छात्र यहाँ टेस्ट दे रहे हैं तो उनको सभी को कमेंट करना है कि कितने नंबर आपके बन रहे हैं। और ये जो हम बैच लेकर आ रहे हैं बदन पर वर्दी, वो बैच आपके लिए ही है, आप जैसे सपूतों के लिए ही है जो भारत माँ की रक्षा करने के लिए बॉर्डर पर जाने वाले हैं। तो पहले इसमें जहां पर बात करें तो वो सवाल लिए गए जो मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल और आपके लेवल के। देखिएगा, कुछ छात्र ये कह रहे हैं कि आप बहुत सरल पेपर देते हो, कुछ ये कह रहे हैं कि आप थोड़ा डीप में नहीं दे रहे पेपर। देखिएगा, यहाँ पर डीप में कोई सवाल नहीं आने वाला। जो छात्र लग चुके हैं अग्निवीर में या जो छात्र फिजिकल तक पहुंचे थे, मेडिकल तक पहुंचे थे, किसी कारणवश ज्वाइन नहीं कर पाए, आप उन छात्रों से कांटेक्ट कीजिएगा। आपके आसपास मिल जाएंगे बहुत से, तो आप उनसे पूछिएगा कि पेपर का लेवल बहुत ऊपर से आता है, आपको डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको IAS नहीं बनना है, आपको अग्निवीर बनना है। तो अपन को स्मार्ट स्टडी करना है, दिन रात एक करके, मतलब उनकी तरह कोल्हू के बेल की तरह लगे हुए नहीं रहना है। थोड़ा सा माइंड को स्मार्ट बनाना है और स्मार्ट तरीके से आपको मेहनत करनी है। और बुक के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है कि बुक लेनी है राम सिंह यादव की, जो आपके रेड कलर की होती है। कैसी रहेगी? रेड कलर की बुक रहेगी। उसके अंदर 50 मॉडल पेपर रहेंगे आपके। वो मॉडल पेपर रट लो, चाट लो, कैसे भी करके एक एक सवाल माइंड में बांट लो। आप एक एक सवाल को आपके माइंड में, जब नींद में कोई सवाल पूछे तो आपको उसका जवाब आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं लेट ना करते हुए क्लास को। सबसे पहला सवाल है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा? ऑप्शन नंबर है ए है 4 साल, 5 साल, 6 साल या 3 साल। तो राइट आंसर आप कमेंट करते रहिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 5 या 6, सॉरी कितना होगा? 6 साल। ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा में कितना होगा? 6 साल। लोकसभा में कितना होगा? 5 साल। यहाँ पे इसीलिए ये सवाल पूछा जाता है क्योंकि इनका कार्यकाल 6 साल होता है। जो छात्र पढ़े हुए नहीं होते, कहीं पे नहीं होते, वो 5 साल की तरफ जाते हैं। और 5 सवाल क्या रहेगा? गलत। 5 साल गलत, 6 साल का ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए, अगले सवाल में थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है। T20 जो वर्ल्ड कप है, T20 वर्ल्ड कप की जगह आएगा आपके अंडर 19 वर्ल्ड कप। कौन सा? अंडर 19 वर्ल्ड कप। अंडर 19 जो अभी कल परसों 3-4 दिन पहले हुआ है, अपने 11-12 तारीख को हुआ था। उसमें अंडर 19 में उप विजेता कौन सी टीम थी? उप विजेता, देखिएगा, विजेता कौन थी? ऑस्ट्रेलिया टीम थी। उप विजेता कौन रही है? भारत रही है। भारत ये फाइनल हारी थी। और इसी के साथ आपको जो 2023 का जो वर्ल्ड कप हुआ है, 2023 का जो वर्ल्ड कप हुआ है इंडिया के अंदर हुआ है, तो वहां से भी सवालों को क्या करना है? आपको कैप्चर करना है। मैन ऑफ द सीरीज कौन रहा है? सबसे ज्यादा विकेट किसने लिया? सबसे ज्यादा रन किसने बनाए? विजेता कौन है? उप विजेता कौन है? कहां पर हुआ है? फाइनल कहां हुआ है? ये सब सवाल वहां पर भी आपसे पूछ सकते हैं 2023 से। एक सवाल जो आता है, आप उससे अलग अलग सवाल निकालने की कोशिश करो कि ये सवाल अगर है तो इससे कौन कौन से सवाल और बन सकते हैं। तो उन सवालों पर भी आपको फोकस करना है। जैसे राज्यसभा के 6 साल पूछे तो राज्यसभा में और कैसे कैसे मनोनीत होते हैं, राज्यसभा सदस्यों को मनोनीत कौन करता है, क्या अपन डायरेक्ट जनता वोट देती है नहीं देती, ऐसे सवालों के ऊपर भी गहन अध्ययन करना है, डिस्कशन करना है। 2 छात्र, 5 छात्र, 6 छात्रों का समूह बनाओ और सवाल पूछो एक दूसरे से। जितना आप माउथ से पब्लिक करोगे, जितना आप एक्सप्रेस करोगे, उतना ही जल्दी आपको याद होगा। एक तो होता है कि आप 1 घंटे बैठ के किताब अच्छे से स्टडी करो, और एक होता है आप 20 मिनट 5 छात्र बैठ के अगर डिस्कस करोगे, वो ये सवाल पूछे, ये दूसरा सवाल पूछे आपसे, वो तीसरा पूछे, तो एक साथ जो सवाल आते हैं ना आपके, उनसे ज्यादा माइंड क्लियर होता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं अपन। अगला सवाल है, वर्ष का सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? देखिएगा, अपन ने अलग अलग पढ़ा है वर्ष का सबसे छोटा दिन कौन सा होता है। वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर। कौन सा होता है? 22 दिसंबर। लेकिन इस सवाल को थोड़ा सा ऐसा बनाया कि आप 22 दिसंबर ऑप्शन में दिया नहीं गया है, तो आप 22 दिसंबर ढूंढते फिरो, उससे अच्छा उसके पास वाला ऑप्शन कौन सा है? 21 दिसंबर। तो आपको 21 दिसंबर पे क्या करना है? टिक करना है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आरटीआई का अर्थ क्या है? आरटीआई का क्या अर्थ हो जाएगा? आरटीआई का अर्थ होता है सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार।
आरटीआई का फुल फॉर्म पूछा गया है। देखिए एक सवाल की फुल फॉर्म आपसे 100% पूछेंगे 50 प्रश्नों में, तो आरटीआई की फुल फॉर्म हो जाएगी आपके सूचना का अधिकार। अगला सवाल है कृष्णा नागर का संबंध किस खेल से है। एक व्यक्ति के बारे में आपसे पूछा जाता है किस स्पोर्ट से ये संबंधित है, किससे नहीं है। तो कृष्णा नागर आपके किससे होगा, क्रिकेट से, हॉकी से, फुटबॉल से या बैडमिंटन से। तो राइट आंसर आप देते रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा, कमेंट देखते हैं किसके सही होते हैं सबसे ज्यादा, और लास्ट में आपको ये भी बताना है कि आपके कितने ज्यादा सवाल सही हो रहे हैं। और जिन छात्रों को पहले से अच्छी तैयारी, वो आप इस वीडियो को 2 गुना की स्पीड में देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैडमिंटन। किससे संबंधित है कृष्णा नागर, बैडमिंटन से। टोक्यो जो पैरा ओलंपिक हुआ था 2020, उसमें स्वर्ण पदक जीता था इन्होंने। क्या जीता था, स्वर्ण पदक 2020 पैरा ओलंपिक में। पैरा ओलंपिक क्या होता है, जहां पर क्या होता है विकलांग लोग जो शरीर से थोड़े बहुत क्या रहते हैं 10% 20% विकलांग होते हैं, वो वहां पर ओलंपिक में भाग लेते हैं। देखिएगा पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, प्रथम युद्ध पूछा है, प्रथम युद्ध कब हुआ है 1526 में। अपन कई बार ये पानी पीकर खाना खाया ऐसा कुछ ट्रिक याद रखते हैं, वही ट्रिक अपन को यहाँ पर काम में लेनी है। कितना हो जाएगा 1526। अगला सवाल है वह कौन सा ग्रह है जो सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे अधिक समय लेता है। तो देखिएगा इसको आराम से समझना आपको। ये सबसे पहले सूरज है। यहाँ पे इसी एक सवाल के सभी पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, इससे एक के ही आपके ब्रह्मांड के। सबसे पहले अपन कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो कौन से दिन से करते हैं, बुध से शुरू करते हैं। तो सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह रहेगा, वेनसडे यानी बुध ग्रह रहेगा सबसे पास में। बुध के बाद में एक दिन छोड़ते हुए चलना है। बुध के बाद में जो गुरुवार है उसको छोड़ दिया तो कौन सा दिन आता है, शुक्रवार। तो बुध के बाद हो जाएगा आपका शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह हो गया बुध के बाद। फिर शुक्रवार के बाद शनिवार को छोड़ना है, एक एक दिन को छोड़ते हुए चलना है। शुरुआत कहां से करी आपने, बुध से करी। बुध के बाद में गुरुवार यानी बृहस्पति को छोड़ दिया, फिर कहां पहुंचे, शुक्र पे पहुंचे। शुक्र के बाद शनि को, उसके पास वाले को छोड़ना, अगले पे चलो तो संडे आता है। संडे को आपने क्या मान लिया, पृथ्वी। संडे की जगह क्या हो गई आपके, पृथ्वी हो गई है। संडे की जगह क्या आती है, पृथ्वी। संडे के बाद मंडे को छोड़ना है, फिर कौन से ग्रह पे, मंगल ग्रह पे। तो अगला ग्रह कौन सा हो जाएगा, मंगल ग्रह। मंगल ग्रह। मंगल के बाद में बुध को छोड़ो, फिर कौन सा आ जाएगा, बृहस्पति ग्रह। कौन सा आ जाएगा, बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति के बाद में शुक्र को छोड़ो, शनि। कौन सा ग्रह आ जाएगा, शनि। और शनि के बाद कौन आता है, अरुण और वरुण। ये ग्रहों का क्रम रहता है, और जो जितना दूर है वो उतना ही लंबे समय बाद में चक्कर लगाएगा। यानी सूर्य के सबसे जल्दी चक्कर कौन लगाता है, बुध ग्रह लगाता है। उसके बाद पूछे तो शुक्र ग्रह लगाता है। उसके बाद पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बुध। ये बुध क्या, बृहस्पति, फिर शुक्र, शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। तो यहाँ जो ऑप्शन है, बुध तो बिल्कुल पास में, ये तो होगा नहीं, नहीं हो सकता ये। शुक्र ग्रह भी जस्ट इसके बाद में, ये भी नहीं होगा। बृहस्पति से बाद में शनि भी है, तो शनि ग्रह जो है वो सबसे अधिक समय लेता है। वो क्या लेगा, शनि जो ग्रह है वो क्या लेगा, सबसे अधिक समय लेता है आपके सूर्य की पूरी परिक्रमा करने में। याद कैसे रखना है, संडे के बाद में दिन कौन सा आता है, संडे के सन ये जो है उसके बाद में शुरुआत अपन हर एक काम की बुध से करते हैं, तो बुध से शुरुआत करें। बुध के बाद में कौन सा दिन आ जाएगा, एक एक दिन छोड़ना। बुध के बाद आपको गुरु यानी बृहस्पति छोड़ना, शुक्र ग्रह। शुक्र के बाद शनि छोड़ना, रवि को अपन ने मान लिया पृथ्वी। पृथ्वी यानी रवि के बाद सोमवार को छोड़ना, मंगल ग्रह। मंगल के बाद बुध को छोड़ना, बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति के बाद शुक्र को छोड़ना, शनि ग्रह। शनि के बाद अरुण और वरुण। ये हो गया आपके ग्रह। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है, शुक्र ग्रह को। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा 2024 जो ओलंपिक खेलों का आयोजन कहां किया जाएगा। 2024 में जो ओलंपिक खेल है उनका आयोजन कहां पर किया जाएगा, पेरिस के अंदर किया जाएगा। ये सवाल भी आता है, एक दिवस आपसे जरूर पूछा जाएगा, तो दिवस को एक जगह लिखकर रखें। एक दिवस आपसे 100% पूछेंगे। तो विज्ञान दिवस का अपन ने लिया है। विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, विज्ञान दिवस रमन प्रभाव, रमन वैज्ञानिक का नाम रमन प्रभाव के आधार पर उनको दिया गया है 28 फरवरी। 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है, विज्ञान दिवस मनाया जाता है। फिर है टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक किसने जीता था। टोक्यो पैरा ओलंपिक, ध्यान देना, यहां कंफ्यूज मत होना। ओलंपिक में किसने जीता है, नीरज चोपड़ा ने। लेकिन पैरा ओलंपिक शब्द दिया है पैरा ओलंपिक 2020 में, तो पैरा मतलब ओलंपिक वाला नहीं है। पैरा ओलंपिक में किसने स्वर्ण पदक जीता है, सुंदर सिंह गुर्जर ने भी जीता, लेकिन उन्होंने कौन सा जीता था, शायद कांस्य पदक जीता था, स्वर्ण नहीं। स्वर्ण आपके जीता है कृष्णा नागर ने। अभी ऊपर सवाल गया था किससे संबंधित है, बैडमिंटन से संबंधित है, और वहां पे मैंने बताया था इन्होंने स्वर्ण जीता है। सॉरी।
वह धातु जिसे चाकू की सहायता से काट सकते हैं। चाकू रखा, काट दिया। धातु कठोर होती है, कटती नहीं है, लेकिन अपवाद स्वरूप ऐसी धातु होती है जिसे चाकू की सहायता से काट सकते हैं। कौन सी धातु हो जाएगी? सोडियम और पोटेशियम होती है जिनको चाकू की सहायता से काट सकते हैं। अब देखिए गैलियम है। गैलियम वह धातु है जिसको आपने हथेली पर रखा तो वो गल जाएगी, गैलियम से गल जाएगी, पिघल जाएगी हथेली के तापमान पे। तो गैलियम से गलना हथेली के तापमान पे। तो सवाल बनता है कौन सी धातु जिसे हथेली पर रखते पिघल जाती है, तो कौन सी हो जाएगी? गैलियम। और कार्बन का तो पूरा टॉपिक है अपने साइंस में, वहां पढ़ेंगे अपन। फिर अगला सवाल है विद्युत के सबसे अच्छी चालक कौन है? सबसे ज्यादा अच्छी चालक कौन है विद्युत की? सवाल कई दफा पूछा गया है। सबसे अच्छी चालक सोना होगा क्या, लोहा होगा क्या, चांदी होगा या लकड़ी होगा? देखो लकड़ी तो हो ही नहीं सकता किसी भी कंडीशन में। अब सोना, लोहा, चांदी, तो विद्युत की सबसे अच्छी चालक कौन होता है? जवाब दीजिए कमेंट में। क्या हो जाएगा? सबसे अच्छी चालक होगी चांदी। क्या हो जाएगा? चांदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा चांदी। अगला सवाल है अविभाज्य कण क्या होता है? अविभाज्य कण का मतलब जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। अविभाज्य का मतलब होता है जिसे आगे विभाजित नहीं कर सकते, जिसे आगे तोड़ नहीं सकते। तो वो कौन सा हो जाएगा आपका? अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, तत्व। कौन सा हो जाएगा आपके? परमाणु। परमाणु को अविभाज्य कण कहा जाता है, अर्थात इसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। और परमाणु को ही पदार्थ की सबसे छोटी इकाई कहते हैं। सबसे छोटी एक आपने मैंने ये पेन लिया, इसको तोड़ता गया, तो लास्ट में एक ऐसा कण बचेगा जिसे आगे तोड़ा नहीं जा सकता, और वही कण क्या कहलाएगा? आपके अविभाज्य कण कहलाएगा। और परमाणु से मिलकर क्या बनेगा? आपके अणु। अगला सवाल है शरीर के पाचन में, शरीर में जो पाचन तंत्र का वह अंग जो खनिज लवणों का पाचन करता है, खनिज लवणों का पाचन करता है, तो खनिज लवणों का पाचन कौन करेगा? आपके देखिएगा छोटी आंत होती है वो सबसे ज्यादा पाचन करती है। नाम छोटा है लेकिन शरीर का सर्वाधिक पाचन कौन करेगी? छोटी आंत। तो इस प्रकार से अपन जो बनाते हैं अपने, यहाँ पे अमाशय, फिर यहाँ पे छोटी आंत, फिर यहाँ पे बड़ी आंत। तो छोटी आंत के बाद में रहेगा आपके बड़ी आंत। तो बड़ी आंत जो होती है ये वाली, ये जो हिस्सा बाहर वाला, ये क्या करता है? खनिज लवण और खनिज और जल का दोनों का पाचन कौन करेगा? आपके बड़ी आंत। कौन करेगी? बड़ी आंत। जबकि यहाँ पे मकृत नहीं, यकृत है। छोटी आंत भोजन का सर्वाधिक पाचन करेगा। आमाशय में क्या रहेगा? इसका आकार जे आकार का होता है, 1 से 3 लीटर आहार होता है। कौन सा अम्ल निकलता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या जठर रस। अगर ये ज्यादा हो गया आमाशय में तो एसिडिटी होती है, उसको कम कौन करता है? उसको कम करेगा आपके इनो। इनो के अंदर कौन सा पदार्थ होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH2। जैसे ही वो लिया, काम शुरू सिर्फ 6 सेकंड में, हाथ तो हाथ अभिक्रिया होती है, और जो पेट में एसिडिटी हुई उसको समाप्त कर देता है ये आपके क्षार। अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करिए तो कौन सी अभिक्रिया? उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसके बाद बात करें अपन, यहां पे इसका उत्तर क्या हो जाएगा? खनिज लवणों का पाचन कौन करेगा? आपके बड़ी आंत। राइट आंसर हो जाएगा बड़ी आंत। निकट दृष्टि दोष में प्रयुक्त लेंस। देखो आपको रटना वगैरह कुछ नहीं है। निकट नाम कितने अक्षरों का है? निकट 3 अक्षरों का नाम है, और एक है दूर। तो आपको ये देखना कि बड़ा वाला नाम किसका है? निकट का है। तो बड़ा वाला जो लेंस है, एक तो होता है अवतल और एक हो गया उत्तल, दो अलग अलग लेंस होते हैं। तो उत्तल नाम छोटा है तो ये दूर दृष्टि में लगता है, अवतल नाम बड़ा है तो ये निकट दृष्टि में लगता है। निकट नाम बड़ा है तो अवतल 4 अक्षरों वाला लेंस लगेगा, दूर नाम छोटा है तो उसमें छोटे नाम वाला लगेगा। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट की तो साफ दिख रही है, दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिख रही, तो दूर की देखने के लिए अपन क्या करते हैं? अवतल लेंस काम में लिया जाता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आप कमेंट करते जाइएगा आपके कि कितने सवाल सही हो रहे हैं, कौन सा सवाल का जवाब आप पहले देते हैं, देखते हैं। कार्य का मात्रक क्या होगा? कार्य का, शक्ति का, ऊर्जा का, कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। कार्य का मात्रक जूल। अगला सवाल है वह पदार्थ जिसका पीएच मान क्या है? 8.5 है, इसकी प्रकृति कैसी होगी? तो देखिएगा पीएच स्केल होती है इस तरह से, इसमें बीचों बीच 7 होता है, इसको कहते हैं उदासीन। क्या कहेंगे? उदासीन। और 7 से इधर जो होता है उसकी प्रकृति होती है अम्लीय, और 7 के बाद होती है उसकी प्रकृति होती है क्षारीय। तो ये 8.5 कहाँ है? 7 के बाद है, तो ये 0 से 14 तक होती है पीएच स्केल। सोरेनसन ने इनकी खोज करी थी। हाइड्रोजन आयनों की ऋणात्मक लघु गुणक का जो मान निकाला जाता है उसको पीएच स्केल कहा जाता है। और ये आपके अम्ल व क्षार की सार्थकता बता दी, कौन से पदार्थ अम्लीय है, कौन सा क्षारीय है। तो एक पदार्थ लिया, उसका पीएच मान 8.5 निकला, यानी इस तरफ आ गया। तो इस तरफ आ गया तो कौन सा है? आपके क्षारीय। कौन सा पदार्थ है? उसकी प्रकृति कैसी होगी? क्षारीय प्रकृति हो जाएगी। अम्लीय का पूछते तो 7 से कम रहता,
और 7 पूछा तो वो क्या हो जाएगा, उदासीन। मानव जो रुधिर है और बरसात का जो पानी है उसका अपन उदासीन मानते हैं। वैसे मानव का जो पीएच मान है रक्त का कितना होता है 7.4, लेकिन मानते हैं उसको भी अपन उदासीन है। फिर अगला मोस्ट है जल आतंक रोग किसे कहते हैं, इंग्लिश में इसको हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। क्या, हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया, फोबिया होता है जिसमें क्या लगता है, व्यक्ति को डर लगता है किसी ना किसी चीज से। हाइड्रो मतलब जल से डर, तो जल से डर रोग क्या हो गया आपके, रेबीज रोग हो गया। मैंने जब रोग पढ़ाए थे आपको, आपने पीछे वाले वीडियो में देखना, रोग पढ़ाए थे उसमें साफ साफ कहा था रेबीज रोग मोस्ट है, आपसे बार बार पूछा गया सवाल है और ये यहाँ पर आ भी गया। तो रेबीज के कारण रेबीज रोग को क्या कहते हैं, जल आतंक रोग कहा जाता है। अगला मोस्ट सवाल है एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं, कितने वाट होंगे अश्व शक्ति। अश्व शक्ति में यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा, अच्छा 746 ऑप्शन है नहीं तो एक को 746 बना लो आप। 746 कितने वाट हो जाएंगे, 746 वाट हो जाएंगे। 740 को 746 कर लेना, 0 को जगह 6 होगा यहाँ पे, टाइपिंग स्प्रिंट है ना। पीओपी का सामान्य सूत्र होता है, देखिएगा एक होता है CaSO4 डॉट 2H2O, 2 जल के अणु, उसको अगर अपन गर्म करते हैं, उसको गर्म करते हैं तो 1.5 जल के अणु क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। 1.5 जल के अणु क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो ये आपका होता है सूत्र जिप्सम का। जिप्सम का सूत्र होगा, जब जिप्सम को गर्म करते हैं तो अपन इसको POP प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। और इसके अंदर जल के अणु होंगे 1.5, कितना होगा, सिर्फ आधा जल का अणु होगा। कितना होगा, आधा जल का अणु होगा। और जो 2 जल के अणु हो तो वो क्या हो जाएगा आपके जिप्सम। और जिसमें जल के अणुओं की संख्या निश्चित होती है उसे अपन कहते हैं क्रिस्टलन जल। यहां सवाल बनता है क्रिस्टलन जल का उदाहरण कौन सा है, जिसमें जल के अणुओं की संख्या के आगे 1, 2, 5, 10 लिखा हो तो वो क्या हो जाएगा आपके क्रिस्टलन जल हो जाएगा। तो ये 20 सवाल हो चुके हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस प्रकार के मॉडल पेपर आपको हर संडे को उपलब्ध करवाए जाएंगे, जो संडे को हम सुबह लेते हैं। अभी मार्च तक अपना एक यही चलेगा संडे के दिन, बाकी फिर आपके मार्च जैसे ही शुरू होगा, जैसे ही 1 मार्च से शुरू होता है, हर सप्ताह में 2 लिए जाएंगे। तो मार्च में 2 लिए जाएंगे, फिर वही दोनों पेपर आपको शाम को उपलब्ध करवा दिए जाएंगे और इन्फॉर्म आपको पहले कर दिया जाएगा। अभी हर संडे को चलेगा, फिर 1 तारीख जैसे आती है तो हर सप्ताह में 2, फिर जैसे अप्रैल आता है तो डेली का 1 पेपर लिया जाएगा, वो मॉडल पेपर आपके सामने भी हाजिर कर दिया जाएगा। तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक वस्तु देखिए, मैथ्स के सवाल है, 10 अपने साइंस के ले लिए और 10 अपन ने जीके के ले लिए हैं। एक वस्तु 4000 रुपए में खरीदी तथा 10% लाभ पर बेच दी। 10% लाभ पर बेच दी, खरीदी कितने में आपने 4000 पे, तो 100% बराबर कितना हो गया 4000। 10% लाभ, जब मैंने प्रतिशत आपको पढ़ाया था तो ये तरीका बताया था कि 10% कैसे निकालते हैं। कोई भी, जैसे ये 4000 दे रखा है, इसका 10% निकालना, तो मैंने बताया था पीछे से एक संख्या के बाद पॉइंट लगा दो। तो पीछे से एक संख्या के बाद पॉइंट लगाया तो कितने का लाभ हो गया, 400 रुपए का लाभ। कितने का लाभ हो गया, 400 रुपए का लाभ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 400 का। अगर ये 10% हानि पे बेचते तो भी हानि 400 की ही होती, 400 की ही होती। अगर ये पूछता कितने में बेची तो 4000 रुपए में खरीदे, 400 का लाभ, तो 4400 में बेचते अपन उसको। समकोण त्रिभुज में कोण कितना होगा। देखिएगा, आप सोच रहे होंगे प्रश्न इतने इजी क्यों है, ये प्रश्न ऐसे ही आते हैं, ऐसे ही आते हैं। इसीलिए तो क्या होता है, छात्र डीप में जो ज्यादा पढ़ते हैं, जो ज्यादा डीप में पढ़ रहे हैं उनका सिलेक्शन रह जाता है। और कई छात्र आपने देखा होगा पिछली बार जो मतलब नॉर्मल पढ़ाई करी, सब कुछ करा, वो आर्मी ज्वाइन भी कर चुके हैं अग्निवीर, क्योंकि उन्होंने उतना ही पढ़ा जितना एग्जाम में आने लायक है। तो स्मार्ट तरीके से पढ़ना है, थोड़ा ज्यादा डीप में नहीं पढ़ना अपन को। अगला सवाल है, समकोण त्रिभुज में एक कोण होगा। समकोण त्रिभुज में एक कोण कितने का होता है। जैसे ये समकोण है, समकोण त्रिभुज किस प्रकार का चित्र बनता है, समकोण के लिए सीधे एक लाइन बनेगी और ये कोण कितने डिग्री का होगा आपके 90 डिग्री का। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का होना जरूरी है एक कोण, तो समकोण उसी को कहते हैं। सरल कीजिए, देखिए कि ये माइनस नहीं है, यहाँ पे माइनस नहीं है। तो दो, सबसे पहले बोर्डमास का नियम काम में लेना। बोर्डमास की फुल फॉर्म भी याद होनी चाहिए। ब्रैकेट ऑफ का मतलब गुणा का, डी का मतलब भाग डिवाइडेड, एम का मतलब मल्टीपल, ए का मतलब एडिशन और एस का मतलब सबट्रैक्ट। ये चारों यहाँ पे काम में लेनी है। तो सबसे पहले भाग करा, 2 में 2 का भाग दिया तो कितने बन रहे, 1। तो यहाँ सवाल अगला बन गया 2 गुणा 3 प्लस 4 माइनस 1। अब क्या करना है, गुणा 2 तिया क्या करना है 6, तो 6। अब अगला बन गया आपके 6 प्लस 4 माइनस 1, 6 4 10, 10 में से 1 गया तो 9। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 9। कितना हो जाएगा राइट आंसर, 9 हो जाएगा। इसका बोर्डमास नियम आपको काम में लेना है। क्या काम में लेना है, बोर्डमास नियम। एक सवाल आपके सरलीकरण का पूछेंगे ही पूछेंगे यहाँ पर एग्जाम में।
अगले सवाल की तरफ चलते हैं अपन। 10%, देखिएगा ब्याज का एक सवाल आएगा, चक्रवर्ती का पूछेंगे या फिर साधारण का। कोशिश ये रहेगी 80% चांस साधारण के हैं और 20% चांस आपके चक्रवर्ती के भी है। तो 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 2100 रुपए का साधारण ब्याज कितना होगा? तो साधारण ब्याज का सूत्र होता है SI, सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू आर इंटू टी बट्टा क्या हो जाएगा 100। तो P यानी कि मूलधन कितना दिया हुआ 2100 रुपए, 2100 गुणा रेट कितनी, दर कितनी दी हुई है 10, इंटू समय कितना दिया हुआ 3 साल, बटा भाग देंगे अपन 100 का। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया आपके। तो 10 इंटू 3 कितना हो गया 30, 30 इंटू 21, 30 इंटू 21 कितना हो जाएगा 630, 21 इंटू 3 63, 63 को 10 से करा तो 630। राइट आंसर कितना हो जाएगा 630 रुपए ब्याज हो जाएगा। अगर वो पूछते इसका मिश्र धन कितना होगा तो 2100 रुपए के अंदर अपन 630 क्या कर देते, जोड़ देते और 730 रुपए आंसर कर देते अपन। अगला सवाल है, एक हफ्ते में मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, पहले आप जवाब दीजिएगा कि आपके हिसाब से राइट आंसर कितना होगा। आपके लिए टाइम दिया जाता है। 4 दर्जन केले हैं, 4 दर्जन, कितने दर्जन 4 दर्जन। आराम से पढ़ना है सवाल को, जल्दबाजी करनी नहीं है। 4 दर्जन केले हैं, 28 दिनों में कितने केले काम में लिए जाएंगे। देखिएगा यहाँ इसमें सवाल में ध्यान देने योग्य बात यह है कि पहले दर्जन की बात की गई है और बाद में कितने केले, दर्जन नहीं पूछे कितने केले। तो 4 दर्जन में केले कितने हुए, 4 दर्जन में कितने केले हुए, 1 दर्जन में 12 केले, तो 4 दर्जन में हो गया 12 चौक 48 केले। एक सप्ताह में यानी 7 दिनों में कितने केले काम में लेते हैं, 48 केले काम में लिए जाते हैं। तो इसने पूछा 28 दिनों में, तो 28 दिनों में सप्ताह कितने हुए, सप्ताह हो गया आपके 4 सप्ताह। तो 7 इंटू 4 करा, तो केलों को भी आप किससे गुणा कर दो 4 से, 48 इंटू 4 तो कितना हो जाए 8 चौक 32 का 2 हंसी लगी 3, 4 3 12 3, 4 चौक 16 3 19, 192 केले, कितने 192 केले लिए जाएंगे। ध्यान देना सवाल में एक हफ्ते में यानी 7 दिन में 4 दर्जन यानी कि 48 केले काम में लिए जाते हैं। दर्जन को आप कुल केलों में बदलो। अगर वहां पे ये सवाल होता कि कितने दर्जन केले काम में लिए जाएंगे तो आप दर्जन ही बताते, लेकिन यहाँ कुल केले पूछे हैं तो केलों के हिसाब से जवाब देना है। सवालों की गहराई में भी जाना है कई सवालों के। अगला है साइन 45 का मान कितना होगा। देखिएगा सारणी के बारे में पहली लाइन में आपको बता देता हूं, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। बाजार में गए हम सब्जी लेने के लिए, सब्जी लेने गए तो सबसे पहले साइन की बात करें, सबसे घर से निकले तो अपन 0 सब्जी लेके निकले। जैसे अपन सब्जी वाले के पास पहुंचे, अपन ने आधा किलो क्या छाटे, आलू छाटे, आधा किलो क्या छाट लिए, आलू छाट लिए। ये 0 डिग्री की बात कर रहे हैं, 0 डिग्री 30 डिग्री अलग अलग बात करते हैं। देखिएगा 0 डिग्री की बात करेंगे, 30 डिग्री की बात करेंगे, 45 डिग्री की बात करेंगे, 60 की बात करेंगे और 90 की बात करेंगे। किस प्रकार से याद रखना है। सबसे पहले अपन गए दुकान वाले के पास, दुकान वाले के पास गए तो अपन घर से गए खाली हाथ, खाली हाथ मतलब 0 लेकर के गए। फिर जैसे ही दुकान वाले के पास पहुंचे अपन ने आधा किलो आलू छांट लिए, आधा किलो क्या छांट लिए, आलू 1/2। फिर वो आधा किलो आलू अपन ने किस में डाले, थैली में। थैली का मतलब आपको याद रखना अंडर रूट। आपने आधा किलो आलू किस में डाले, थैली में, थैली में डाले मतलब अंडर रूट लगा दो, 1/√2। 1 के अंडर रूट लगाओ चाहे मतलब को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए 1 को बिना अंडर रूट रख लो और रूट लगा दिया 2। फिर आपने थैली में डाली, फिर आपने क्या करा, आधा किलो आलू के साथ अब कौन जरूरी है, गोभी। तो आपने 3 पाव गोभी ले ली, क्या ले ली 3 पाव, 3 पाव मतलब 3/4, 3/4। और वो भी किस में डाल दिया आपने, थैली में, थैली में मतलब उसके भी क्या लगा दिया अंडर रूट। अब 4 के अंडर रूट जैसे ही लगाया आपने, 4 का मतलब क्या हो गया 2, 4 का मतलब क्या हो जाएगा 2, इस 4 का मतलब हो गया 2, तो ये 3 बटा क्या हो जाएगा 2, रूट के 3/2। और 90 का मान फिर हो गया 1 किलो, आधा आधा मिलकर कितना हो गया 1 किलो। सबसे पहले घर से निकले 0 लेकर के, फिर आप लेने आलू लिए कितने, आधा किलो, आधा किलो आलू किस में डाले, थैली में, थैली में डालने के बाद 3 पाव, 3 पाव क्या करा आपने क्या ली, गोभी ली, गोभी भी किस में डाले, थैली में, थैली में यानी कि रूट 3/√4, रूट 4 का मतलब हो गया 2, क्योंकि अपन रूट 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, और लास्ट में सब कुछ मिलकर क्या हो गया 1। तो इसने पूछा 45 का मान, 45 का कितना हो जाएगा 1/√2। राइट आंसर हो जाएगा 1/√2। देखो थोड़ा सा स्मार्ट बनना है कि अपन को पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, निकाल सकते हैं अपन। और जब साइन थीटा कोस थीटा मैं पढ़ाऊंगा तो आपसे बाकी सारणी भी किस तरीके से याद रखनी है वो भी आपको बता दी जाएगी। अगला सिंपल सा सवाल दे रखा है x बराबर 4 तो 2x + 3 का। देखिए एक आपके बीजीय व्यंजक का आएगा सवाल, तो 2 गुणा x की जगह जो दे रखा वो रख दो, 2 गुणा 4 + का 3। सबसे पहले गुणा सोल्व होगा, 4 दूनी 8, 8 + 3 कितना हो जाएगा 11। राइट आंसर हो गया आपके ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर 11। फिर देखिएगा 216
3 जीरो, यहाँ पे 3 जीरो होंगे। 216 3 जीरो किसका वर्गमूल होगा? यहाँ पे 1 जीरो कम लिखा हुआ है, 3 जीरो होंगे। तो देखिएगा 216 किसका होता है आपके? 216 किसका क्यूब होता है? 6 का। यानी 216 डबल जीरो किसके क्यूब घनमूल होंगे? किसके घनमूल होंगे? तो 216 होता है आपके 6 का, और 3 जीरो को जब बाहर लिखेंगे तो केवल 1 जीरो के रूप में लिखा जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपके 60, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 29वां सवाल, देखिएगा सीधा सीधा सरल करना है। 4/7 गुणा 21/8 गुणा 3/6। देखिएगा सबसे पहले तो 4 को काटा 8 से 2 बार काट दिया। 3 को काटा 7 से काटा 21 को 3 बार। 3 से काटा 6 को 2 बार। तो ऊपर तो बचा केवल 3 और नीचे बचा 2 गुणा 2। तो 3/2 गुणा 2 यानी कि 4। तो राइट आंसर हो जाएगा 3/4। यहाँ पे सीधा सीधा सरल करने वाला दिया गया है। 400 किसका 20% है? ये सवाल है। 400 का 20% नहीं पूछा है, 400 किसका 20%? तो अपन ने प्रतिशत में बात करी थी। 400 किसका? x का। 400 किसका 20% है? x का 20% बराबर 400 है। x का 20% बराबर 400। तो प्रतिशत का जैसे ही निशान हटाया, आपने क्या करोगे? यहां से प्रतिशत का जैसे ही निशान हटा, आप क्या लगा दोगे? बट्टा 100। 20 से काटा 100 को कितनी बार? 5 बार। 5 उधर भेज दो गुणा के अंदर। x/5 है तो 5 उधर गुणा के अंदर भेज दिए तो आपके कितने हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएगा 2000। देखिएगा 30 सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। मैथ्स के 10 आपके साइंस के और 10 ही जीके के। 30 सवाल कंप्लीट हो चुके हैं, 20 सवाल अभी भी बाकी है। और अगर आप अभी तक यहां तक अगर हमारी वीडियो में पहुंच गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी प्रकार की क्लासें आपके सामने निरंतर रूप से जारी रहेगी। और हम ये नहीं कहते कि हम ऐसे सवाल देंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। सिर्फ हमारी टीम के अंदर सिर्फ मैं अकेला बंदा हूं। यहाँ पर आपको इसी चैनल पर साइंस भी मैं पढ़ाऊंगा, रीजनिंग भी मैं पढ़ाऊंगा और मैथ्स भी मैं ही पढ़ाऊंगा। और अगर आपको विश्वास नहीं हो तो हमारे पेपर देख सकते हैं, हमारा सिलेक्शन रिकॉर्ड देख सकते हैं। 100/100 रिकॉर्ड है। 16 छात्र थे, 16 के 16 पास हुए हैं, एक भी छात्र फेल नहीं हुआ है। तो वो रिकॉर्ड आपके सामने ऑनलाइन भी लेकर आएंगे अब की बार। अगला देखिएगा रीजनिंग के सवाल है 5। रीजनिंग के सवाल है 5। रीजनिंग के सवालों को बाद में लिया जाएगा। देखिए कुछ सवाल है रंग के अंदर एक होता है कलर सफेद, तो धातु के अंदर क्या होगा? रंग होता है, उसके अंदर एक कलर होता है सफेद, तो धातु के अंदर हवा होगा क्या? नहीं। लकड़ी होगी क्या? नहीं। गैस होगी क्या? नहीं। तो धातु के अंदर कौन हो जाएगा? लोहा। 2, 5, 12, 27, 180। इसको आपको बढ़ते क्रम में यहाँ बीच में कौन सी संख्या आएगी ये बताना। तो देखो 2 गुणा, सबको 2 से गुणा करो। ये लिखा मैंने सीधा सा, सबको लिखा 2, 5, 12, 27, 121। ये यहाँ पे, तो यहाँ बीच में बताना अपन को क्या आएगा। तो 2 को किससे गुणा करा? 2 को 2 से गुणा करा, प्लस का 1 कर दिया। 2 दूनी 4 और 1 5। 5 को भी गुणा करा 2 से, 5 दूनी 10 और 2 से क्या कर दिया? जोड़ दिया। पहले 1 जोड़ा, अब की बार 2 जोड़ दिया। यहाँ पे भी यही करा। 12 को 2 से गुणा करा, अब की बार 3 जोड़ दिया। यहाँ पे क्या करा? गुणा तो 2 से करेंगे, 27 दूनी कितना हो जाएगा? 54। जोड़ेंगे कितने अब की बार? 4 जोड़ देंगे, तो 54 और 4 कितने हो जाएंगे? 58। 58 को भी 2 से गुणा करो। 58 को भी किससे गुणा करो? 2 से, तो कितना हो जाएगा? 116। और यहाँ 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, तो अब की बार 5 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 121। और 121 अपन को दे रखे हैं, तो यहाँ खाली जगह में क्या भरा जाएगा? 58। कितने हो जाएंगे? 58। देखिएगा x तथा y भाई है, तो चित्र बनाते हैं अपन। x तथा y क्या है? भाई है। x की बहन कौन है? z है। x की बहन कौन है? ये बहन हो गई z। q का भाई p है और y की बेटी कौन है? q है। y की बेटी कौन है? q है। ये है आपके y की बेटी। q का भाई p है। q का भाई कौन है? p। जैसा प्रश्न में कह रहा है उसके अनुसार बनाते जाते हैं अपन। ये भाई है किसका? q का। तो y की बेटी है, तो p का चाचा कौन है? p का चाचा। अब देखिएगा z तो बहन है, ये बहन और ये दोनों भाई हो सकते हैं। तो y तो क्या है? इनका पिता है, तो इनका चाचा कौन होगा? कौन हो जाएगा आपके हिसाब से? अगर इस सवाल की बात करें, मैंने डायग्राम बनाया, डायग्राम के हिसाब से कौन हो जाएगा? x। इसका चाचा कौन हो जाएगा? x। अगला सवाल है टुडे को। टुडे को ये लिखा जाता है, तो बिफोर को क्या लिखोगे? TODAY। इसको लिखा गया है आपके UQECZ। देखिएगा टी के बाद में MNOPQRS, TUMNOPQ 2, DE +1, ABC +2, YZ। देखिएगा +1 +2
प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1, इस प्रकार से यहाँ पे ये समीकरण चल रही, 1 प्लस फिर 2 प्लस फिर 1 प्लस फिर 2 प्लस। तो अपन को जो बिफोर वाला है उसमें भी क्या करेंगे, 1 प्लस 2 प्लस। तो सबसे पहले बी में 1 प्लस करा तो कौन आएगा, सी। तो देखिए 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें सी है, तो ये ऑप्शन तो कट गया। फिर ई के बाद में 2 प्लस ई एफ जी, ई के बाद एफ को छोड़ते हुए जी का तरफ, तो जी किस ऑप्शन में, केवल पहले ऑप्शन में है, तो आगे अपन को चेक नहीं करना है। तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा इसका पहला ही ऑप्शन, बिफोर का क्या हो जाएगा, सी जी जी, क्यू जी जी, क्यू जी जी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं अपन, ई एफ 6। देखो अपन पहले अंकों की बात करते हैं, 6 से 9 कितने जुड़े हैं आपके, 3 प्लस कितने हो गए 3, 9 से 15 कितने जुड़े आपके 6, 15 से 24 कितने जुड़े आपके 9, तो 3 3 दूनी 6, 3 3 9, अब की बार कितने जुड़ेंगे 12, तो 24 में 12 जुड़े तो 36 वाला एक ही ऑप्शन है आपके, ज्यादा गहराई में जाना ही नहीं है, एक ही ऑप्शन है। अंकों की बात करें तो ऑप्शन हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल की तरफ बात करें अपन, देखेंगे ये जीरो वगैरह कुछ, 0 माइनस 14, 0 माइनस 14, यहाँ पे माइनस संख्या नहीं है, ये पॉइंट है, यहाँ पे क्या है पॉइंट है, तो 0.14 गुणा 100। अब जैसे पॉइंट हटाए नीचे क्या आ जाएगा 100, पॉइंट हटाया 100 से 100 कट गया तो बचे क्या अपने पास 14 ही बचे, राइट आंसर हो जाएगा 14। अगला सवाल इस प्रकार का भी मोस्ट है, एक सवाल पूछा जाता है, तो सबसे पहले इसके पूंछ की तरफ चलते हैं, पूंछ की तरफ चले, पूंछ का मतलब हो गया 169 किसका वर्ग होता है आपके, 169 पता होगा किसका होता है 13 का, तो 13 के अंदर अब ये अंडर रूट में हो गया 68 प्लस 13, बिना अंडर रूट के 169 को 13, 68 प्लस 13 कितने हो गए, 68 13 हो गए 81, 81 किसका होता है अंडर रूट में आपको पता हो तो 9 का, तो अब की बार हो गए 216, 216 प्लस 9, 216 प्लस 9 कितने हो गए 225, 225 किसका होता है आपको पता हो तो 15 का, तो अब की बार जो होगा वो कितना हो जाएगा 129 प्लस ये 15, यानी कि पहले यहां से शुरू करा, फिर इन दोनों को लिया अपन ने, फिर तीनों को लिया, फिर चारों को लिया, तो 129 और 15 हो गया आपके अंडर रूट 144, 144 किसका होता है आपके राइट आंसर हो जाएगा 12, इसका उत्तर कितना हो जाएगा 12। एक चतुर्भुज के 3 कोण दे रखे हैं, तो चौथा कोण बताओ, देखिएगा चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होगा 360, 3 कोण दे रखे हैं तो 180, जोड़ दो तीनों को 180, 80 और 80, तीनों को जोड़ो कितने होते हैं 0, 8 8 16 आते हैं, 24 का 4, 80 लगी 2, 2 और 1 3, 340, तो अगले एक कोण कितने का हो जाएगा 20 डिग्री का, चौथा कोण कितने का होगा 20 का, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होगा 360 और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा 180। साइन 30 और कोस 60 का मान, साइन 30 का भी अपन ने बात करी सेकंड नंबर पे 1/2 और कोस 60 का मतलब हो गया 1/√3/2। अच्छा कोस 60 का भी 1/2 ही होगा, 1/2, साइन 60 का होता है √3/2, तो 1/2 1/2 कितना हो गया, 1 को 1 से 1 और 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा राइट आंसर 1/4। वृत्त का क्षेत्रफल का देखो सीधा सा सूत्र पूछा, वृत्त का क्षेत्रफल का क्या होता है पाई आर स्क्वायर। आपको जब आपको क्षेत्रमिति पढ़ाई जाएगी तो हर एक के सूत्र बनाने सिखाए जाएंगे, रटने नहीं बनाने। एग्जाम में आ गया बेलन, तो बेलन का सूत्र क्या होगा, जैसे कि मैंने बेलन बनाया सबसे पहले, तो यहाँ पे ये बेलन बनाया, अब बेलन का सूत्र क्या हो गया, जिसने इसने पूछ लिया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब इसकी पहले तो क्या होगी परिधि, परिधि किस प्रकार से है वक्र की तरह, तो वृत्त है, वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr, 2πr। अब ये परिधि यहाँ की तो कर ली, लेकिन ऊंचाई भी है इसमें, तो ऊंचाई से गुणा कर देंगे, ये बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस प्रकार से आपको सूत्र बनाना सिखाए जाएंगे, रटना नहीं, एक को भी रटना नहीं है अपन को एग्जाम की दृष्टि से। तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा πr स्क्वायर। अब देखिए प्रोटॉन होता है, थोड़ा सा अपन जल्दी करते हैं, वीडियो लेट हो रहा है, बड़ा हो रहा है वीडियो, इससे अपन थोड़ा जल्दी फास्ट करते हैं। प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन आपके क्या होगा पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन क्या होगा नेगेटिव चार्ज, और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पे कैसा चार्ज रहेगा उदासीन, तो धनात्मक हो जाएगा प्रोटॉन। अगले सवाल की बात करें, कर्णप्रिय ध्वनि कौन सी होती है, कर्णप्रिय 40 से 45 डेसिबल की जो ध्वनि होती है वो कर्णप्रिय होती है, और ये 20 वाली जो ध्वनि होती है वो अपश्रव्य, जो सुनाई बहुत कम देती है, और ये जो 80 वाली ध्वनि को अपन क्या मानते हैं शोर शराबा, और 120 की तो बहुत ज्यादा, तो कर्णप्रिय कौन सी होगी 40 से 45 डेसिबल की ध्वनि। रेडियो का आविष्कारक, देखिए अगर मेरे घर पे रेडियो था, रेडियो चल रहा था, अगर आप छोटे बच्चे जब थे तो आपको पता होगा जब आप छोटे थे तो घर में रेडियो वगैरह चलता था, और मैं चाहते थे, हमारे जब कई बार ऐसा होता था कि सिग्नल नहीं पकड़ते तो हम उसके कोणी से मारते थे, मार कोणी मार कोणी, हमारे दोस्त कहते थे इसके मार कोणी, तब ये रेडियो क्या होगा चलेगा। तो इस रेडियो का आविष्कार किसने कराया, मार्कोनी ने, रेडियो का आविष्कार मार्कोनी ने, कोहनी जैसे ही मारते थे उस पर रेडियो चलने लग जाता था, तो रेडियो का आविष्कार किसने कराया मार्कोनी ने।
आप गए बल्ब, रात को बल्ब के अंधेरे में गए, रात के अंधेरे में गए, सामने कई बार देखा होगा बल्ब है, अंधेरा कब हुआ, बल्ब जो ज्यादा गर्म होने के बाद में फूट गया है, फूट के उसके कांच रास्ते में बिखर गए आपके घर के अंदर। तो जैसे आप चले तो आपकी एडी में क्या हो गया, बल्ब चुप गया, एडी में क्या हो गया, बल्ब चुप गया। तो एडिसन ने किसकी खोज करी है, बल्ब की। इस प्रकार से आपको कहानियां बनाते हुए साइंस को भी याद रखना है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक, हाइड्रोजन आवर्त सारणी में कितने नंबर पे आता है, पहले नंबर पे। तो परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरह से। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, जीवन किसके बिना अधूरा है, हमारी कोशिकाओं के बिना अधूरा है। अगर कोशिकाएं होगी तो ही जीवन आगे होगा। कोशिका, कोशिका से उत्तक बनते हैं, उत्तक से अंग बनेगा, अंग से तंत्र बनते हैं, तंत्र से विभिन्न प्रकार का क्या बनेगा, अपना पूरा शरीर का ढांचा बनता है। ब्रिक्स में एस, ये 5 नहीं है, ब्रिक्स में एस क्या है, एस, एस का मतलब क्या है, एस का मतलब हो जाएगा साउथ अफ्रीका, एस का मतलब साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स जो अपने देशों का समूह है, इसका मतलब क्या है, एस का मतलब साउथ अफ्रीका। तो अदर किसी का भी आपसे पूछ सकते हैं, कोई से का भी। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से, देवधर ट्रॉफी का संबंध है आपके क्रिकेट से। किससे हो जाएगा, क्रिकेट से। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1935 में। 1935 भारतीय रिजर्व बैंक कब खुला था, 1935 में। आरबीआई कब बना है, आरबीआई सवाल है मोस्ट, आरबीआई की कब बने हैं शाखा, 1935 में। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ है, 1914 में। सेकंड पूछे तो 39 में, प्रथम 14, सेकंड 39 में। लास्ट सवाल है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। और ये लास्ट सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, जो छात्र यहां तक पहुंच गए उसका जवाब आप कमेंट में दीजिएगा। और जिन छात्रों ने पूरा मॉडल पेपर आपको पढ़ा है, 2 गुना की स्पीड में देखा तो भी देखा है, तो आप वो जवाब दीजिए कमेंट करके कि आपके इस मॉडल पेपर में 50 में से कितने नंबर आपके बन रहे हैं, कितने नंबर बन रहे हैं। तो जितने नंबर आपके बनेंगे उसके हिसाब से, क्योंकि हमारे जो ऑफलाइन हमने लिया है यहाँ छात्रों का, ऑफलाइन जो छात्रों का लिया है मैंने, तो उनके सवाल सही हुए 37, कट पीट के पूरा लास्ट 37 सवाल सही है, 4 सवाल गलत थे। 42 अटेंड करे, 4 गलत थे, 38 के 4 में से 1 कटा तो 37 हुए। गलत है तो आप अटेंड मत करो, अपना मूल्यांकन स्वयं करें, अपना मूल्यांकन स्वयं करें कि आपके कितने सही हो रहे हैं। जो ज्यादा सवाल जिनका सही होगा उनका कमेंट पिन अप किया जाएगा कि इस बंदे के सबसे ज्यादा सही हुए। और अगला जो संडे को वीडियो लेकर आएंगे उसमें उसका नाम बोला जाएगा कि इस छात्र के इतने सवाल सही हुए हैं। लेकिन आपको अपनी ईमानदारी से बताना है कि आपके कितने सवाल सही हो रहे हैं, उसके हिसाब से। यहाँ कोई चीटिंग वीटिंग नहीं करनी है। और अगर अब यहाँ तक पहुंच गए हैं आप, तो आपको मैं बता देना चाहता हूं कि इस चैनल पर मैथ्स, साइंस और रीजनिंग की संपूर्ण क्लासें होगी। जीके के कुछ टॉपिक जो शॉर्टकट है, जो शॉर्टकट हम क्लास ऑफलाइन में प्रोवाइड करवाते हैं, वो टॉपिक आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो बने रहिएगा आपके अपने यूट्यूब चैनल के साथ में, और इस प्रकार की और बेहतरीन क्लासें आपको मिलती रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।